अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर किए हैं। तो हम इंतजार नहीं करवाते, चलते हैं असद महमूद साहब के पास, आपको मिलवाते हैं असद महमूद साहब से और करते हैं उनसे गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा कि कैसे, क्या आप फैमिली में पहले हैं जिन्होंने एक्टिंग का सफर शुरू किया? जी मैं पहला हूँ। मुझसे पहले कोई भी नहीं है अदाकारी में। कैसा लगा? फैमिली का क्या फीडबैक आया? कोई रेजिस्टेंस आई? कोई क्या अप्रिशिएट किया? अप्रिशिएट किया, सपोर्ट थी मुझे फैमिली से। पेरेंट्स ने, जाहिर है उनकी इजाज़त के बगैर तो आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, तो वो खुश थे। और एक जर्नी है, आप स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करते करते फिर आप, एक जाहिर सी बात है, एक मकाम आपको मिलता है। तो उसके बाद फिर वो सारी आपकी जो चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। कंप्लेंट्स भी हों अगर तो वो ख़त्म हो जाती हैं। कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा था और उसको अवेल करने में क्या आपको मुश्किलात का सामना रहा? असल में मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, तो पहले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, कमर्शियल्स थे, टीवी कमर्शियल्स थे, उसके अलावा रैम शोज़ थे, फैशन शूट्स थे। उसके बाद फिर मैं अदाकारी की तरफ गया। तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो उसमें मैं जूनियर आर्टिस्ट ही था। लव लाइफ ऑफ लाहौर के नाम से था। A+ पे आया था। खलीलुर रहमान कमर उसके राइटर थे और जुल्फ़कार साहब उसके डायरेक्टर थे, और वो सोप था। उसमें मैंने स्टार्ट किया था, समझे कि मैंने काम को समझना शुरू किया था कि काम होता कैसे है। और मेरा कोई रोल को ख़ास तो नहीं था उसमें, लेकिन वहाँ से जर्नी स्टार्ट था। तो आप पहला प्रोजेक्ट वो कह सकते हैं। क्या कुछ सीखा आपने वहाँ से? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मरहूम खालिद भट्ट साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, हमारे एक्टर थे, बहुत अच्छे उस्ताद भी थे, और उनसे बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। और वहाँ पे स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी, तो जाहिर है वो नया नया जब बंदा होता है तो देखता है सबको, देखने बहुत बड़ी बात होती है। फिर उनके साथ काम करना, तो बंदा सबको देखता है कि काम कैसे कर रहे हैं, अदाकारी कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप नए आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो मैंने खालिद भट्ट साहब से बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, और फिर ज़िंदगी भर का साथ रहा, जब तक वो ज़िंदा रहे उनका साथ था। ऐसे ही वो हमेशा समझाते थे, प्यार करते थे, शफ़क़त से पेश आते थे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हमेशा उनके लिए दुआगो रहता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मॉडलिंग मुश्किल थी या एक्टिंग मुश्किल थी? दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। मॉडलिंग एक अलग चीज़ है, समझे कि आप जब बिगनर होते हैं, जब आप स्टार्ट लेते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको अपने वेट को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कंट्रोल करना पड़ता है। और एक्टिंग इज़ इंटायरली डिफरेंट, इसमें तो बहुत ही अलग चीज़ें होती हैं सारी की सारी। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है, उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है। लेकिन मॉडलिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर हैं जो लोग हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस मॉडलिंग की दुनिया में पाँव कदम रखा जाए, तो उन्हें क्या, किस तरह का होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको एक बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी, आप उस पर अपना काम करते हैं। उसके बाद आपके लुक्स बड़े काउंट होते हैं मॉडलिंग में, जाहिर सी बात है। आपका वेट जो है, आप स्लिम होने चाहिए, आप मतलब वेट आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप कैमरा, वो डिपेंड करता है कि कैमरा आपको कितना एक्सेप्ट करता है, आप कितने फोटोजेनिक हैं। अगर आप फोटोजेनिक होंगे तो मॉडलिंग में आप बहुत चलेंगे, अगर फोटोजेनिक नहीं होंगे तो फिर थोड़ा सा सवालिया निशान वाला मार्क आ जाता है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को अपने जो आपके सुपर डुपर हिट प्रोजेक्ट है उनके नाम भी प्लीज़ बताएं। देखिए, ड्रामा तो कोई भी किया जाता है तो उसका नहीं पता होता कि वो कैसा रहेगा, या लोगों को पसंद आएगा या उतना नहीं आएगा। वो डिपेंड ये कर रहा था। मेरा एक प्रोजेक्ट था जो कि A+ पे आया था, उसका नाम था मेरा क्या कसूर। वो बहुत अच्छा था। और एक कमबख्त अन्नो था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत मिली थी और बड़ा पसंद किया गया था। इसके अलावा काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। वजूद फिल्म थी, वो अच्छी थी, जावेद शेख साहब उसके डायरेक्टर थे, यूट्यूब पे मौजूद है। फिर दौड़ की थी मैंने अभी रिसेंट 2022-23 में, वो यूट्यूब पे मौजूद है, वो बहुत अच्छी थी। इस तरह काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। अभी रिसेंट कुछ टेल फिल्म्स की हैं मैंने, जो कि भी ऑन एयर होंगी। इन तीनों का कैसे आप एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आपको लगा, ड्रामा का, फिल्म का, शॉर्ट फिल्म का? ड्रामाज, जाहिर सी बात है, एक्टिंग अदाकार ने अदाकारी करनी होती है, और जितना अच्छा डायरेक्टर आपको मिलता है आप उतना ही अच्छा काम करते हैं।
और कुछ ज़्यादा फ़र्क तो महसूस मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो अदाकारी ही की, लेकिन फिल्म का कैनवस क्योंकि बड़ा होता है तो उसमें आपको माइनर सी जो डिटेल्स होती है ना, छोटी छोटी, आपको उसका भी ख्याल करना पड़ता है काम करते हुए। ड्रामे में ज़रा ये है कि थोड़ा सा आपको होता है कि आप थोड़ा इजी हो जाते हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन फिल्म में आप इजी नहीं हो सकते। फिल्म में बॉडी लैंग्वेज आपकी खास तौर पर बहुत मैटर कर रही होती है क्योंकि बड़ी स्क्रीन है। आजकल जिस तरह का कंटेंट आ रहा है ड्रामास का, तो आपको क्या लगता है ठीक है या किस तरह का होना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट है और हमारे ड्रामाज आपको पता है कि वो हमेशा से बड़े हिट रहे हैं पूरी दुनिया में और अपना वो नाम बनाते हैं और बड़ा डिफरेंट किस्म का कंटेंट है। मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स हैं जो कि हमारे सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब कंटेंट देखता हूँ और एक्सपेरिमेंटल भी काम हो रहा है जो कि पहले नहीं होता था, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा एक्टिंग जो है वो इमोशनली मुश्किल है, रोमांटिक सीन करने मुश्किल हैं, या सिटकॉम करना मुश्किल है, या आसान क्या लगता है? पसंद क्या आपको? अच्छा, आसान तो कुछ भी नहीं होता। मुझे पसंद चैलेंजिंग रोल्स हैं जो आपको चैलेंज करें, थोड़ा डिफरेंट हो, आपकी पर्सनालिटी के ऑपोजिट हो। तो वो जब आप करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको मज़ा आता है उनको करने का, क्योंकि उसमें एक्टिंग का मार्जिन होता है और जितना मार्जिन होगा स्क्रिप्ट में आप उतना ही अच्छा खुल के परफॉर्म करेंगे, वो आपको उतना ही अच्छा लग रहा होता है। लेकिन आपको क्या पसंद है, कौन सा रोल करना ज़्यादा पसंद है कि इस तरह का होना यार तो बस? मुझे आप कह सकती हैं कि सॉर्ट ऑफ मैंने मार्जिन वाली बात बोली ना, तो वो आपको नेगेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, शेड्स जो होते हैं जिस प्रोजेक्ट में, वो वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। पॉजिटिव में भी होता है, ऐसा नहीं होता, उसका एक अपना एक मज़ा है, लेकिन वो बात ये है कि हर तरह का कैरेक्टर करना चाहिए आपको, तो फिर वो आप नेगेटिव भी ना किया जाए तो वो बिल्कुल मोनोटनस आ जाती है, पॉजिटिव भी ना किया जाए वो भी सेम हो जाता है। तो ये है कि हर तरह का कैरेक्टर जो है मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। अपनी जर्नी का या किसी सेट का कोई आप दिलचस्प वाकया सुनाना चाह रहे हैं? यार सारे सेट्स ही बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन कोई हम खास वाकया हो जो आपको हमेशा याद आता है? हम बड़ा फन करते हैं, मस्ती करते हैं। अभी रिसेंट भी एक सेट था, उस पर भी बड़ा मज़ा किया। एक प्रोजेक्ट हम कर रहे थे तो उसमें ये जनवरी था, तो जनवरी में एक सीक्वेंस था हमने अपना करना, तो उसमें बारिश थी। तो वो जनवरी में आपको पता सर्दी होती बहुत, तो जब वो बारिश हुई तो वो पानी बहुत ठंडा था, तो उसके बाद फिर वो जो एक माहौल बनता है, फिर फन होता है, तो वो एक रिमेम्बरिंग साहब ये कह लें कि वो एक सीन था कि वो एक चीज़ रह जाती है आपको याद कि आप अपने काम के लिए आप इस तरह का काम भी करते हैं, क्योंकि लोग तो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, लेकिन हमें गर्मियों में पैंट कोट पहनने पड़ते हैं और सर्दियों में बारिश के सीन करने पड़ते हैं, तो ये एक एक्टर की लाइफ होती है, तो हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे आप रियलिटी में बड़े संजीदा से लग रहे हैं, तो क्या आप वाकई में संजीदा हैं या बस जो कैरेक्टर मिलता है उसमें खुद को ढाल लेते हैं तो इसलिए मैं ऐसा हूँ? हाँ, कैरेक्टर में तो आपको डालना पड़ता है, लेकिन वैसे मैं संजीदा ही हूँ, कम बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों में जाहिर सी बात है जब इंसान होता है तो वो जो हम मिजाज लोग होते हैं तो फिर बंदा उनमें रह के जाहिर है गुफ्तगू करता है और बंदा फन करता है थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत कम है। कोई आपके माशाल्लाह फैंस भी होंगे, तो कोई मैसेज भी करता होगा, कोई उल्टे सीधे मैसेज भी करता होगा, तो कोई एक मैसेज अगर आप या कमेंट कोई सुनाना चाहें? मैसेजेस तो करते रहते हैं लोग और वो मैसेज सुना नहीं सकते, बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। अच्छा, इस तरह के मैसेज आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं। तो क्या फीमेल की ज्यादा बड़ी तादाद है या हर जो है वो मेल फीमेल बच्चे सब आपके बहुत ज्यादा फैन हैं? डिपेंड करता है, लेकिन अभी तो रिसेंट जो ड्रामास तो ज़ाहिर ख़वातीन ज़्यादा देखती हैं, तो वो फीमेल्स की ज़्यादा जो है वो तादाद है, वो आप ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट देख रही होती हैं। मेल्स तो अपनी प्रपोज नहीं किया किसी फीमेल ने कि यार बस कोई इस तरह का पागल जो है फैन कभी मिला? नहीं, अभी तक मिला आपको याद हो? नहीं, अभी तक नहीं मिला मुझे इस तरह का पागल। ये कमी रह गई है ना, फैंस क्या कर रहे हैं आप लोग? आप उकसा रही हैं? मैं सारी में चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा हो। अच्छा। और फिर आप स्पेशल शेयर करें कि देखा आपने कहा था ना, तो ऐसा होगा। अच्छा, जो नई लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, क्या आप उन्हें मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उन्हें, या जो लोगों की ये ख्वाहिश है ड्रामाज में आना, फिल्म में आना या स्क्रीन पे आना, तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए जी, पैशन चाहिए होता है किसी भी काम के लिए, और शोबिज़ में आने के लिए आपको पैशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। असल में टाइम टेकिंग है, इस पे पता नहीं होता कि आप कब आपकी चमक वो वाली जो आप चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आएगी। और प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन एक हिट एक चीज़ होती है ना जिससे आप बहुत ज़्यादा
जुबान ज़द-ए-आम हो जाते हैं, वो कभी भी जिंदगी में कभी भी वो लम्हा आ कभी भी वो लम्हा आ सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लाइन में लगे रहें। लाइन में लगे रहने से मुराद ये है कि आप काम करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, अपनी काम करते रहेंगे तो कभी ना कभी वो वक्त आ जाएगा। अगर आप काम छोड़ के किसी और चीज़ पे चले जाएंगे तो वो फिर ब्रेक हो जाती है चीज़, फिर उसमें वो चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट मिलता कैसे है? कोई रेफरेंस बेस होता है या क्या करना चाहिए? असल में रेफरेंस इस तरह से होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो वही लोग ही काम कर रहे होते हैं ना, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, सबको पता होता है कि यार ये लोग काम कर रहे हैं। तो जब आप किसी के साथ एक काम करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, वो एक टीम होती है। तो इसी तरह भी चीज़ें लिंक इन हो जाती हैं। जब आप एक चैनल पे आ रहे होते हैं, बाकी दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज भी आपको देख रहे होते हैं, तो वो करेक्टर के अकॉर्डिंगली है कि उन्होंने किस एक्टर को हायर करना है। तो फोन बेस पे ये सारा फोन पे ही काम आता है। आपको कॉल आ जाती है काम के लिए, आपको करेक्टर ऑफर होता है। तो इस तरह आपको नेटवर्किंग अपनी करनी पड़ती है। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, आपको पता है, बिल्कुल। तो आप इजीली जो है वो अप्रोच हो जाते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी ऐप्स हैं और भी जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट डालते हैं तो लोग आपको देख रहे होते हैं, जिसको आपकी ज़रूरत होती है वो आपको बुला लेता है। तो कराची की और लाहौर की मार्केट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि 99% मुझे लगता है कि कराची में है ड्रामाज वगैरह। प्रोडक्शन का ज़्यादा काम जाहिर सी बात है वो कराची में होता है और इस्लामाबाद में भी होता है, लाहौर में भी होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या हो सकता है? बस काम का फ़र्क है, थोड़ा वहाँ ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा काम होता है, यहाँ पे थोड़ा कम काम होता है। ये है बस कि ये फ़र्क है। ये फ़र्क है। मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ दोनों जगहों पे। ये मेरा होम टाउन है और कराची जो है वो बाय चॉइस है मेरे लिए, तो उससे भी बहुत प्यार है मुझे, लाहौर से भी बहुत प्यार है। अब मेरी तो ये ख्वाहिश, कराची के लोगों में और लाहौर के लोगों में क्या फ़र्क है? लाहौरी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। वहाँ के लोग भी मोहब्बत करते हैं, यहाँ के सियासी लोग बयान दे रहे हैं। यहाँ के लोग भी मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा प्यार मिला वहाँ भी और यहाँ भी बहुत प्यार मिलता है, बहुत अच्छे लोग हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि आपका सर्कल किस तरह का है। दोनों अम्मा को किस तरह के आपके करेक्टर, किस तरह के रोल एक्टिंग पसंद है कि अम्मा कहती होंगी यार बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया? अच्छा, उनको इन चीज़ों से बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अच्छा। पता नहीं अभी शो देख भी रही होंगी या नहीं, मैंने उनको बताया था हल्का सा, वो तो घर के को काम ही कर रही होंगी, तो वो तो देख लेती हैं बस। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तो। हाँ जी, ऐसे ही। उनके लिए तो यूज टू है कि हाँ माशाल्लाह बेटा स्टार है, इसके लिए तो नॉर्मल बात है, ठीक है जाओ। तो अब्बा जी को कोई रोल पसंद आता हो और कहते हो कि हाँ यार। अब्बू ने कभी इजहार तो नहीं किया इस तरह के, लेकिन वो जाहिर है उनको पता है कि फील्ड मुश्किल है, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, क्योंकि मेल हैं तो वो मेल अंडरस्टैंड करते हैं। उनको पसंद आता है काम और वो लाइक करते हैं चीज़ें, लेकिन कभी वो इस तरह से हमारे घर में कभी बात नहीं होती कि ये कैरेक्टर बहुत अच्छा किया, ये काम बहुत अच्छा किया, बस वो देख लेते हैं, बस लेट इट गो वाली कहानी। आपका दिल नहीं करता कि यार मुझे मेरे घर वाले बताएं कि ये वाला जो काम था ना ये तुम्हारा कमाल का था? नहीं, कभी मेरी ख्वाहिश भी नहीं हुई, क्योंकि मैं इस तरह सोचता ही नहीं। और मेरी फैमिली में से आज तक कोई भी मेरी फिल्म्स के प्रीमियर भी हुए हैं 2, उधर भी कोई नहीं आया। और मेरे सेट पे भी आज तक मेरी फैमिली में से ना मेरी सिस्टर, ना भाई, ना पेरेंट्स, कभी भी कोई नहीं आया। सिस्टर्स भी नहीं आएंगे? सिस्टर्स एक को तो एक sister, क्रेज कोई होता भी नहीं है आया, कोई भी कि नहीं। भाई हमारा हीरो है तो हम जरा जाके देखें। नहीं, कोई भी नहीं, मेरे सेट पे आज तक कोई भी नहीं आया। आपने तो नहीं डरा के रखा हुआ कि नो, कोई ना कभी आए? भी नहीं, कभी भी नहीं, कोई आता ही नहीं क्योंकि है। आप मुझे बाय लुक ना थोड़े से अग्रेसिव लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं आते, उनको मतलब वो अपनी लाइफ है उनकी, वो उसमें जाहिर है वो बिजी हैं वो, तो वो कभी उनका दिल ही नहीं हुआ कभी आने को, तो मैंने भी उनको कभी नहीं कहा। मेरे प्रीमियर्स भी नहीं आए फिल्म के कभी। आप ये हिसाब लगा लें, लोगों को तो बड़ा शौक होता है और लोग जाते हैं प्रीमियर हो फिल्म का, तो मेरे दोस्त कितने सारे जाते हैं, लेकिन वो भाई मेरे साथ गया था, वो मुझे ड्रॉप करके बस वहाँ से वापस आ गया था। एम्पोरियम में हुआ था, तो यहाँ एम्पोरियम में ड्रॉप किया उसने मुझे और वो वापस आ गया। उसने कहा यार भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने तरावी पढ़नी है, मस्जिद जाना है बस मुझे। अब बात भी ऐसी थी कि आप कुछ कह भी नहीं कह नहीं सकते थे। शादी का क्या प्लान है, कब कर रहे हैं? लव मैरिज करेंगे, अरेंज करेंगे, किसी फैंसी कर लेंगे? बस इंशाल्लाह ताला जल्दी होगी। यानी कि कुछ चल रहा है? हाँ जी, कुछ चल रहा है। जल्दी होगी। हाँ। हमें बुलाएंगे आप? बिल्कुल बुलाएंगे आप। अच्छा, अगर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि अपने फैंस को एक छोटा सा कुछ एक्ट करके दिखा दें जो आपको पसंद हो, आपके दिल के करीब, जो जिस तरह की भी आप इमोशनल हो जाए या रोमांटिक हो जाए या अग्रेसिव हो जाए, कुछ भी जो है अपने फैंस के लिए थोड़ी सी अगर आप एक्ट करके दिखा दें। अच्छा, असल में अदाकारी के लिए आपको पता है एक प्रॉपर एक माहौल और वो चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं। उसमें जब आप जाते हैं तो फिर वो आप रोल को परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस तरह अचानक से आपने कह दिया तो क्या अदाकारी की जाए फैंस के लिए? कुछ तो कुछ सुना दें, कुछ कर दें।
कुछ भी आपके कर चाहने दें। वाले देख रहे हैं आपको। तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। ये जो जिंदगी है ना इंसान की, इसमें कुछ लोग ये होते हैं जो उसे अच्छे लगते हैं, और तुम उनमें से एक हो जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी हो। सो मेरी कदर करना हमेशा, मुझे खोना मत। अरे बहुत खूब, वाह। अच्छा, वैसे नॉर्मली बात करते आपके एक्सप्रेशन चेंज थे, और जैसे ही आपने डायलॉग स्टार्ट किया आपके जो आंखें हैं वो भी बातें कर रही थी। तो यही एक खूबसूरती है कि जो एक्टर हैं वो किसी तरह भी बैठे होंगे, लेकिन जब वो अपने करेक्टर में आएंगे तो वो बताते हैं अपना आप। जाहिर है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो आपको पता कुछ भी नहीं हो सकता। आंखें ही तो आपकी सब कुछ बयान कर रही होती हैं। ऐसा ही है। तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को, अपने फैंस को? जिंदगी कैसे गुजारें, क्या करें? मैं सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि आजकल जो इंसान की ज़िंदगी है वो बहुत भाग दौड़ में है, तो आप लोग, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। मैंने यूथ को भी देखा है कि हर बंदा बहुत जल्दी में है और वो बहुत जल्दी सब कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ इतनी जल्दी नहीं मिलता। आप लोग थोड़ा सा सब्र से काम लें और मेहनत करते रहें। कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी का, और ना शॉर्टकट से कोई चीज़ हासिल होती है। शॉर्टकट से अगर कुछ चीज़ आप अचीव कर भी लेते हैं तो उसका आपको बाद में नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक। गुनगुना भी लेते हैं आप? बहुत बुरा हूँ गाना गाने में मैं, तो बहुत मुश्किल काम है वो तो। बहुत अच्छा। आज अपनी मोहब्बत को अगर आपने कुछ सुनाना हो तो क्या सुनाते हैं, क्या डेडिकेट करें? मैं चाहती हूँ उनको भी आप कुछ मैसेज कन्वे करें। वैसे तो करते रहते हैं, लेकिन अच्छा, गाना वाना ये चीज़ें जो है, शायरी, कुछ शेर सुनाते हो? पोइट्री थोड़ी बहुत मैं पढ़ता हूँ, वो अच्छी लगती है, लेकिन उसको कभी डिलीवर उस तरह से नहीं किया क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, मैं ऐसा समझता हूँ कोई एक उसको। छोटा सा शेर याद हो आपको? शेर कुछ छोटा मोटा सा याद ऐसा हो? तो अभी माइंड में नहीं है फिलहाल, क्योंकि बहुत वो एवरेज सा सुनाना नहीं है, हो तो बहुत अच्छा हो तो वो अच्छा लगता है फिर। किस तरह का आप शायरी पसंद मैं करते हैं सब पढ़ना? सब चीज़ें पढ़ लेता हूँ, परवीन शाकिर भी पढ़ लेता हूँ, कभी कभी दिल करे तो अल्लामा इकबाल भी पढ़ लेते हैं, और कभी स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया आजकल है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने से गुजर रही होती हैं। काफ़ी सारे शायर हैं, आजकल के भी शायर हैं, उनकी भी चीज़ें गुजर रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। आजकल के शायर तो मैं कहती हूँ बच्चा बच्चा जो है वो शायर बना हुआ है। अच्छा, पता नहीं वो कॉपीराइट क्लेम ही कोई नहीं है, वो बात करते हैं लोग इसी तरह ही, बगैर क्रेडिट दिए हुए कोई भी चीज़ लिख देते हैं किसी के लिए, उसको खुद ही लिख देते हैं अपनी वॉल पे, नीचे नाम भी नहीं लिखते। हालांकि आप किसी का कोड भी लिखते हैं तो आपको उसको लिखना चाहिए नीचे के यार ये फलां बंदे की ये लाइन है, ये उसकी सेइंग है, उसको आपको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, आप पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री जो है, ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म है, इसको कहाँ पे देख रहे हैं इन फ्यूचर? कहाँ जाती लग रही है आपको? देखिए, हमारे ड्रामास तो जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आपको पता है, वर्ल्ड वाइड उनकी एक अपनी एक जगह है। फिल्म्स हमारी बहुत अच्छी हैं, रिसेंट बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है काम में, तो फिल्म्स को भी मैं इसी तरह ही देखना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे ड्रामास पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, फिल्म्स भी हमारी इसी तरह पॉपुलर हो। इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर फील्ड में तरक्की दे, कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब हमारे साथ थे, हमने बहुत मज़े मज़े की गपशप की, उनसे कोशिश की थोड़ी सी ज़बरदस्ती एक्टिंग करवाने की। चलते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम अपने दूसरे गेस्ट को खुशामदीद कहते हैं, जिनका नाम है फरहान खान, जो कि डाइटिशियन है। आइए उनसे बात करते हैं और सेहत के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि हम खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। तो सबसे पहले तो ये बताएं, फरहान, मुझे लगा फरहान नाम है, फरहान का मीनिंग क्या है? अच्छा, बहुत से लोग फ़ारान को फ़रहान के साथ वो मिस इंटरप्रेट करते हैं। फ़ारान का मतलब बुलंदी है, और जो मक्का के जितने मुकद्दस मकामात हैं उनका कलेक्टिवली फ़ारान कहते हैं। और जिस पहाड़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की थी तो उस पहाड़ी का नाम भी फ़ारान था। ओके ओके। तो आपने वो शेर भी सुना होगा, वादी फ़ारान के हर जर्रे को चमकाते, तो डेट्स फ़ारान। ये आपने अपने नाम के लिए सिर्फ शेर याद किया। Exactly. क्या करना।
अच्छा, बात करते हैं डाइट के हवाले से। हमें अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए? हमें अच्छी सेहत के लिए जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मतलब मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी चाहिए। अब ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं मुतवाज़न ग़िज़ा में? उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपको रोटी, चावल और अनाज से मिलते हैं। प्रोटीन्स शामिल होते हैं जो आपको गोश्त, अंडे और दालों से मिलते हैं। इसके अलावा आपके जो हैं फल और सब्जियां शामिल हैं, और सीड्स जो अगर आप डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लें तो वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ऐसी डाइट हो जो इंटरनल तो आपको बेहतर कर रही है, लेकिन एक्सटर्नल जो आपकी ब्यूटी है, जो आपकी स्किन है, उसको भी बेहतर करे, उसको भी इन्हेंस करे। अच्छा, स्किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा हो, मतलब आप तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हो। अगर आपकी आउटडोर वर्किंग ज़्यादा है या हॉट समर्स हैं तो उसमें आपका जो फ्लूइड इनटेक है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है आप एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। अक्सर हम जंक फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, तो ये जो विटामिन सी और ई है उनको कंट्रोल करते हैं। आप पूछेंगे इनके फूड सोर्सेज क्या हैं, तो हमारे किचन में ही इसके फूड सोर्सेज अवेलेबल हैं। जितनी हमारी गहरे रंग की सब्जियां और फल हैं वो विटामिन सी का गहरे रंग की सब्जियां और फल जो हैं वो अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। लेकिन अगर उन्हें जैसे कुकम्बर है तो उसको छीलेंगे तो अंदर से लाइट कलर का, ठीक है, कुकम्बर में हाइड्रेशन ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा आपका पालक है उसको आप इस्तेमाल करें, ठीक है। फ्रूट्स में आपकी बेरीज हैं, अनार है, एप्पल है, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में जो है इनकॉर्पोरेट करें। और ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए कि हमारी स्किन भी ग्लो करे, हम स्किन जो, क्योंकि पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो इसके खाने से भी कुछ होता है? बिल्कुल, आपकी जो स्किन है जो आप खाते हैं वही आपकी स्किन का पार्ट बनती है, तो अपनी डाइट में वैरायटी आपकी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज की, विटामिन सी, ई और विटामिन ए स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए का आपका जो सबसे चीपेस्ट सोर्स है वो आपकी गाजरें हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं। उसके अलावा आपकी शकरकंदी है, और डिफरेंट अज्जा में जो है विटामिन ए की अच्छी क्वांटिटी मौजूद है, जिसमें ज़्यादातर आपकी सब्जियां और फल हैं। अच्छा, वो लोग जिन्हें गाजर वगैरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो क्या करें? उसका जूस वगैरह ले सकते हैं, या गाजर को कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, जैसे मिक्स सब्जी बनाएं उसके साथ लेते हैं। गाजर जाएगी लेकिन उसकी क्वांटिटी वगैरह जो है वो कम यूटिलाइज होगी। अब जैसे आजकल मौसम चल रहा है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो इसमें हमें क्या कुछ खाना चाहिए या कुछ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसमें यह है कि आपने हाइड्रेशन अपनी मैक्सिमम रखनी है। बरसात का मौसम में ज़्यादा पानी पी के भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती। ज़्यादा पानी, ये जो 2 से 3 लीटर पानी हमने बताया वो बरसात में नहीं पीना? नहीं, वो पीना है। मतलब अगर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं तो तबीयत वो बोझल महसूस होती है, तो उसके लिए आप टेस्ट एनहांसर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने पानी में कोई फ्लेवरिंग कंपाउंड ऐड कर सकते हैं, मिंट डाल लिया, लेमन के फ्यू ड्रॉप्स डाल लिए, सौंफ वगैरह ऐड कर ली, उसको आप टेस्ट इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप गोंद कतीरा यूज़ करते हैं, वो आपका जो वाटर है उसको होल्ड करके जेल फॉर्म बना लेते हैं, तो आपका पानी का इंटेक ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा चिया सीड्स बहुत हॉट हैं आजकल, तो तासीर में गर्म नहीं है, वैसे हॉट टॉपिक है, तो उसको आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। में गर्म नहीं है गर्म, तो उसको आप पानी में इस्तेमाल करें। दिन में आप 1 से 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करें, विच इज किसी भी टाइम यूज़ कर लें, तो आपका जो ओरल स्टेटस है वाटर का वो बड़ा अच्छा होगा। और उसके साथ चिया सीड्स में जो है आपका फाइबर का कंटेंट बड़ा अच्छा है, ओमेगा 3s हैं। आपने स्किन की बात की तो एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है ओमेगा 3, और आपकी स्किन भी अच्छी रखेगा, बाल भी अच्छे रखेगा। ये इसका सही तरीका क्या है? उसको कितनी देर भिगोना है, और खाने से पहले इंटेक करना है, खाने के बाद इंटेक करना अच्छा, है? उसको आपने डायरेक्ट चम्मच से नहीं लेना, साथ में पानी ऊपर से पी लेना है। उसको आपने ओवरनाइट सोक करना है, या एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे उसको पानी में भिगो के रखें। उसके बाद आप पानी उसको इस्तेमाल करें, चाहे आप 1 गिलास में वो सारा जो है सीड्स उसको यूज़ कर लें, या आप उसको वफ़े से इस्तेमाल कर लें। अच्छा, पानी जो है वो ठंडा पीना चाहिए, या क्योंकि लोग जो हैं इस मौसम में भी या शदीद गर्मी में भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं? अच्छा, ठंडा पानी आप हॉट समर में बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा राइज कर गया हुआ है, तो ठंडा पानी, ये बर्फ़ वाला जो पानी होता है उससे गुरेज करें। जो आपका फ्रिज का रेफ्रिजरेटिंग टेम्परेचर पे पानी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठंडा पानी पीने से ये होता नहीं कि मोटापा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी में तो कैलोरीज ही नहीं होती, तो ठंडा पानी, ठंडा गर्म पानी का कोई ताल्लुक कोई नहीं है ताल्लुक मोटापा नहीं है। से या पतले रिसर्च होने जो से? है वो इसको बिल्कुल Seriously? सपोर्ट नहीं करती जी। देखिए, अगर हम ये हमारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि ठंडा पानी पियेंगे तो वेट गेन होगा, गर्म पानी पियेंगे तो वो हेल्पफुल होगा। गर्म पानी इस तरह से है कि अगर आप उसमें जिंजर वगैरह या क्यूमिन ऐड करते हैं तो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, नॉट कि आपका वेट रिड्यूस करवाता है। अगर हम चाइनीज की बात करें तो वो तो पीते ही गर्म पानी है, तो इसलिए वो seaman उनका smart ट्रेडिशन रहते है, उनका कल्चर है। जो हमारे ट्रेडिशन में चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो लोग वो चीज़ें यूज़ नहीं करते। हैं। आपने तो बड़ी एक नई बात की, मैंने तो तकरीबन 10 साल से ठंडा पानी ही नहीं पिया कि मोटा करना नहीं, है। बल्कि आप हैरत है कि आप इतनी गर्मियों में ठंडा पानी नहीं पीते हैं। आप ज़रूर इस्तेमाल करें और बिला खौफ उसको इस्तेमाल करें। वो ये होता है ना कि आपने ऑयल खा लिया है तो फैट वगैरह कहीं पे फ्रीज कर देगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रीज करने के लिए आपको फ्रीजर का टेम्परेचर चाहिए, अच्छा, तो बॉडी का फ्रीजिंग टेम्परेचर। बॉडी आपका टेम्परेचर रेगुलेट करती है, तो आपको उस हिसाब से टेम्परेचर अपना मेंटेन रखती है। तो हेयर फॉल के लिए किस तरह की आप डाइट जो है वो सजेस्ट करते हैं? हेयर फॉल के लिए आपके डाइट में जो है प्रोटीन की एक अच्छी मिकदार होनी चाहिए। जो हमारे बाल हैं वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर हैं। प्रोटीन के लिए क्या हमें चिकन ही खाना पड़ेगा, क्योंकि चिकन भी काफी एक्सपेंसिव हो गया, और जब भी हम इस पे बात करते हैं डाइट प्लान पे तो मुझे लगता है कि हम एलीट क्लास को टारगेट कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो भी असल कहाँ में जाएगी? जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लान है उसको फोकस से एलीट क्लास के लिए कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छा मुस्तनद जो डाइटिशियन है वो आपके किचन सोर्सेज और चीपेस्ट सोर्स से ही आपको बताएगा कि डाइट प्लान कैसे करना है, या अगर आपके सेहत का कोई मसाइल है उसको कैसे दुरुस्त करना है। तो हेयर फॉल के लिए हेयर आप फॉल के diet लिए बताएं। प्रोटीन के सोर्सेज, अगर आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है, अंडा बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। वो सबसे ज्यादा हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन अंडे में होता है, आप उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपकी दालें जो हैं वो बड़ा अच्छा सोर्स है, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। चने इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, ये प्रोटीन के बड़े अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा मशरूम आपने सब्जी की दुकानों पे देखे होंगे, वो भी प्रोटीन का एक बड़ा अच्छा वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स है। तो ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं, इनको डाइट में इंकॉर्पोरेट डाइट जो करें। है वो किस तरह का अपना एक पोर्शन बना लें कि हम, क्योंकि हेयर फॉल का मसला हर दूसरी लड़की को, मतलब हर लड़की, क्या आप तो मेल्स में भी बहुत ज्यादा आ ऐसे ही है बिल्कुल। गया। वजह क्या होती है कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? आपको कोई टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए, या आपकी डाइट ठीक नहीं है, या आपको किसी चीज की कमी होती है? जी, ऐसे ही है। सबसे पहले तो इसमें डाइट का बड़ा अहम रोल है, ठीक है। कुछ लोगों को जेनेटिकली बाल्डनेस होती है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। जो ज़्यादातर हमारा हेयर फॉल है वो डाइट रिलेटेड ही है। तो डाइट को हम ये है कि ठीक करेंगे, बैलेंस डाइट लेके उसमें प्रोटीन इनकॉर्पोरेट करेंगे, आयरन रिच सोर्स ऐड करेंगे अपने फूड में, वाटर का इंटेक अच्छा करेंगे। एक सबसे अहम चीज़ जो आजकल हम निगलेक्ट कर देते हैं हमारी स्लीप है। क्वालिटी स्लीप हम लोग नहीं लेते, स्लीप टाइम से ख़राब करते हैं हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो है नेचुरल, उनको ख़राब कर देते हैं। उसकी वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और सारे मसले जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं। क्या कितने घंटे सोना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि इस टाइम तक सो जाना चाहिए? जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक 7 से 9 घंटे आपको क्वालिटी स्लीप लेनी है। अब क्वालिटी स्लीप से मुराद ये है कि आपने मोबाइल नहीं यूज़ करता सोते वक्त, या आप स्क्रीन लेके बैठे हुए हैं, स्क्रॉल करते करते आपको नींद आ जाए। बेडरूम इज मेंट फॉर स्लीप ओनली, ठीक है। तो आपने बेडरूम को सिर्फ स्लीपिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है, ना कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसने हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया। तो 7 से 8 घंटे की, 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें, आपको खुद अच्छा महसूस करेंगे, बालों की सेहत अच्छी होगी, बालों के लिए प्रोटीन हो गया, आपका आयरन हो गया, बायोटिन हो गए, और दीगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जिंक है, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स आपके सीड्स हैं। सीड्स में आपके सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं। अच्छा, सीड से जो ऑनलाइन टोटके चलते हैं जिसमें कभी जीरे का पानी पी लें, कभी सौंफ का पानी पी लें, कभी नींबू निचोड़ लें, कभी चिया सीड पी लें, वेट कम हो जाएगा, बाल अच्छे हो जाएंगे, तो कितने मुफीद और कारआमद है? बिल्कुल, ये ऐसे हर हफ्ते बाद कोई नया पानी आ रहा होता है। पानी पी के आपका वेट में तो कोई हेल्पफुल नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपका वेट लॉस में बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगी, बट आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी। अगर आप उसको पानी को ले रहे हैं तो आपका हाजमा अच्छा होगा, जैसे कि जीरा और सौंफ है, वो हाजमे के लिए बेहतर है, ना कि वेट रिडक्शन के लिए। अच्छा, अगर हाजमा बेहतर होगा तो भूख ज्यादा नहीं लगेगी? नहीं, भूख ज्यादा नहीं लगेगी, आपका अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा, तो आपको ये ब्लॉटिंग वगैरह, गैस वगैरह होना,
पेट फूला होना, इस तरह की शिकायत नहीं होंगी, तेजाबियत वगैरह। तो राइट टाइम क्या है, पूरा दिन में पीते जाएं या आपका एक आप specific अपने time? लार्ज मील है, अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आप अपने दोपहर का खाना, रात का खाना जब ले रहे हैं तो उसके साथ आप उस पानी को इस्तेमाल कर अब सकते ये ना हैं। हो कोई फ्राइड चीजें ली हो, बाउल खाने का भरा और के जी एग्जैक्टली फरहान ने वो बताया था कि हमने साथ जीरे का पानी पीना है तो वो हजम हाई हो टी जाएगा। करने के बाद हम अक्सर ग्रीन टी पीते हैं कि चलो हाई टी किया, मतलब इसका असर इतनी- जाहिल हो इतना जाएगा। प्लेट भर के खा के इतना सा कप ग्रीन टी का वो तो पता ही नहीं कुछ चलता भी नहीं कहाँ कर चला सकता जाता है, है। ऐसे ही होता। क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए। अपनी प्लेट का जो पोर्शन है उसको कम सब से कुछ कम खाएं लें, कि सब कम से कुछ कम खाएं, खाएं? वैरायटी में खाएं। अल्लाह ताला ने जितनी हलाल चीजें पैदा की हैं उन सब चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। अच्छा, अगर डिटॉक्स वाटर की बात की जाए तो ये वाकई में कोई काम देता है या एक हमने स्टेटस सिंबल बना लिया है? अच्छा, मुझे पहले आप ये बताएं कि आप यूज करते हैं डिटॉक्स वाटर? मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है या कोई भी फायदा ये देता है। पानी पीना ऐसा normal ही है, डिटॉक्स वाटर इज बेसिकली प्लेसिबो। जैसे कि मैंने टेस्ट इन्हेंसर की बात की थी, वो जिस पानी का टेस्ट इन्हेंस करता है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने उसको, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो भी कोई नई चीज आती है उसको हम वेट रिडक्शन के साथ मुंसलिक कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिटॉक्स वाटर जो है आपका हाइड्रेशन स्टेटस जरूर इम्प्रूव करता है, लेकिन वो आपका वेट रिडक्शन वगैरह में कोई हेल्प नहीं करता। कोई हेल्प नहीं कोई करता, हेल्प सिर्फ नहीं पानी करता। का टेस्ट चेंज कर देता सिर्फ है। आप जो है अपने लीटर के टम्बलर्स उठा के अपना बाइसेप्स बनाते हैं, वेट वो सिर्फ पानी ही है। यानी कि हम उसमें खीरा भी डाल देते हैं, अदरक भी डाल देते हैं, लीमू भी डाल देते हैं, पुदीने के सब पत्ते कुछ भी डाल डाल देते हैं। देते हैं। अच्छा अच्छा, फिर ये क्या हम इतना नफ्सियाती तौर पे इतना हमें होता है कि अच्छा हम ये पानी पी रहे हैं हम पतले हो बिल्कुल, गए ये हैं। नफ्सियात का बड़ा अमल दखल होता है। प्लेसिबो का मतलब ही यही है कि उस चीज़ का अमल दखल कोई नहीं होता, लेकिन हम बता देते हैं ये चीज़ आपका वेट रिड्यूस करेगी, तो वो पेशेंट समझते हैं बस यही चीज़ है, इससे मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, आजकल एक ये भी बड़ा चल रही है, वबा चल रही है, हार्ट अटैक जो है उसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया रेशो। अब तो बुजुर्ग क्या, अब तो यंग जो लोग हैं उनको भी हो रहा है, तो क्या उनकी डाइट में कोई मसला आ रहा है? कहाँ पे आपको क्या मसला कहाँ पे नजर बिल्कुल आता है? ऐसे ही है। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा देखें तो पाकिस्तान में 40% से अबव जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, और उस 40% में भी 70% जो हैं वो यंग एडल्ट्स हैं। और जो आगे 2040 में जो प्रेडिक्शंस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो हैं कि 70% तक पाकिस्तान की आबादी हाइपरटेंशन का शिकार होगी। तो 70% मतलब हर 10 में से 7 लोग हाइपरटेंशन का शिकार होंगे 2040 तक। अभी जो हैं वो 10 में से 4 लोग हैं। क्यों? इसका फूड से इसका गहरा रीजन ताल्लुक है? बिल्कुल फूड से गहरा ताल्लुक है, हमारे लाइफस्टाइल से गहरा ताल्लुक है। हमने अपनी जिंदगी से जो है वो एक्सरसाइज को बिल्कुल खत्म कर दिया है। हर चीज में हमने अपनी कन्वीनियंस ढूंढ ली है। नमक का हमारा बेदरेग इस्तेमाल है। इसके अलावा हम जो ऑयल्स और फैट्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जो यंग एडल्ट्स हैं उसमें स्मोकिंग और वेप वगैरह बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं टुवर्ड्स हार्ट डिजीज। हमने प्रोसेसिंग फूड का बताया, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो किस तरह से सेहत को डैमेज करते हैं, क्योंकि अगर हम बच्चों को देखें तो अब बच्चे जो हैं वो बर्गर्स पे हैं, नगेट्स पे हैं, सब फूड ऐसा है, तो किस तरह से डैमेज करते ऐसे ये प्रोसेस्ड फूड जो आपका होता है उसमें हाईली जो है प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो सोडियम इन नेचर होते हैं। सोडियम आपकी बॉडी में कंटेंट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सोडियम अपने साथ वाटर को जरूर रिटेन करता है। प्रोसेस में फूड बना ले सकते रहे हैं, घर में हैं, बनाई घर का हुई आप चीज़ बनाएं, का तो- घर की फ्रेश चीज खाएं। प्रोसेस में प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। सर जंक फूड जो है वो उसको अगर हमने खाना है तो कैसे खाना है, क्योंकि अब रोका तो जा नहीं सकता। हफ्ते में एक दफा खा लें या दिन में एक बार खा लें। अच्छा, जंक फूड में मैं अगर आपको पिज्जा के एग्जांपल दूं, इटली में वो एक हेल्दी फूड कंसीडर होता है पिज्जा, लेकिन Thin crust के साथ। थिन क्रस्ट के साथ, और उनकी जो डो होती है उसमें सब्जियां ढेर सारी होती हैं, चीज की एक अच्छी क्वांटिटी होती है। अगर हम अपने देसी पाकिस्तानी पिज्जा को देखें, वो नान नुमा पिज्जा होता है, ढेर सारा उस पे वो सालन नुमा उसका सॉस लगाई हुई होती है, मेयोनीज का बेदरेग इस्तेमाल होता है। ऊपर से अब स्टफ पिज़्ज़ास भी आ गए हैं, तो जो उसके कॉर्नर्स हैं उसके अंदर भी स्टफिंग होती है। तो हमने अपने पिज़्ज़ास को लाइक कैलोरिक बॉम्ब बना लिया, उसमें वेजिटेबल्स निकाल दी हैं, जस्ट स्टफिंग स्टफिंग स्टफिंग। तो पिज़्ज़ास जो है उसके लिए आप जो है होल व्हीट डो यूज़ कर सकते हैं, या जो आप बहुत सारी ड्रेसिंग कर रहे हैं उसको अवॉइड करके तो जंक फूड को हेल्दी बना सकते हैं। थिन क्रस्ट में खाएं तो थिन क्रस्ट में खाएं, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं, ओकेजनली खाएं। अच्छा, जो लोग वेट अपना कम करना चाहते हैं
और उनमें क्या आप डाइट प्लान जो है वो सजेस्ट करेंगे, उनको अपना लाइफस्टाइल कैसा कर लेना चाहिए? अच्छा, लाइफस्टाइल में ये है कि सबसे पहले वो अपनी क्वालिटी स्लीप इम्प्रूव करें, ठीक है, क्योंकि हमें अक्सर जो हमारे नींद ना पूरे करने से हमें रात को भूख लगती है, शुगर क्रेविंग्स होती हैं। दूसरा, हमारी डाइट की जो टाइमिंग है उसमें बैलेंस होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रेकफास्ट स्किपिंग का बहुत रिवाज हो गया और बल्कि हम फखरी अंदाज से बताते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने ब्रेकफास्ट स्किप किया, हमने मील किसी और टाइम लिया, या मील में इनकंसिस्टेंट पोर्शंस हैं हमारे, हमने कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज़्यादा लिया, प्रोटीन का कम लिया। कार्बोहाइड्रेट जल्दी जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमें भूख लगेगी, शुगर लेवल लो होगा, हमें शुगर की क्रेविंग्स होंगी। तो ये सारी पीछे एक साइंस है। तो अगर हम सिर्फ बैलेंस ले आए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, तो हम आधी से ज्यादा डिजीज को खैर बात कह देंगे। नाश्ते का राइट टाइम क्या है और नाश्ता किस तरह का होना चाहिए? नाश्ता जैसे ही सूरज निकलता है उसके बाद आप लोग कर लें, ठीक है। 6 बजे नाश्ता, 6-7 बजे तक आप नाश्ता कर लें, उस टाइम फिर भूख लग जाएगी। आप उसमें कोई मिड मॉर्निंग स्नैक लें, आप फ्रूट वगैरह लें, उसमें सीड वगैरह ले लें। अच्छा, स्नैक का सुन के ना लोगों के जहन में यही आता है कि चिप्स का पैकेट फ्राई करना है या कोई फिजी ड्रिंक सोडास वगैरह लेने हैं, तो स्नैक में ये चीजें नहीं आती। आप फ्रूट को अपना स्नैक बनाएं। अगर फ्रूट नहीं कैरी सकते, एटलीस्ट 3 डेट्स पॉकेट में डाल लें, उसको अपना स्नैक बनाएं। इसके अलावा सीड्स हैं, वो भी पॉकेट में इजीली आ सकते हैं, बैग्स में आप लोग उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। तो सीड्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, और सीड्स भी इस तरह ना हो कि ढेर सारा उस पर नमक छिड़का हो, तो वो आपको फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही करेगा। अच्छा, चीजों को अपनी नेचुरल फॉर्म में रहने दें और नेचुरल फॉर्म में खाएं, जिस तरह कुदरत ने पैदा की है। शुगर का ज्यादा जो इनटेक है वो किस चीज का बायस बन सकता है? शुगर का ज्यादा इंटेक देखें, आपका वेट गेन करेगा, आपका ट्रांस फैट जो गंदी चिकनाई होती है वो जिस्म में ज्यादा करेगी। गंदी चिकनाई ज्यादा होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स आएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, आपको दिल की बीमारियों का खतरा हो सकता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों से आप। ये फीमेल और मेल दोनों के लिए यकसा है। और जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा हर चीज में मीठा ही दिया जाता है, बच्चों का ये है कि हम बच्चे जब पैदा होते हैं वो बाहर से खुद उठ के जाके मीठा नहीं खाते, हम पेरेंट्स ही हैं जो उनको इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। तो बच्चों को आप जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 माह से स्टार्ट करवाएं, तो उसमें पहले सब्जियों को इंट्रोड्यूस करवाएं, सब्जियां नहीं खा रहा किसी और फॉर्म में दे दें, फिर उसके बाद फ्रूट्स, नेचुरल शुगर्स उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, रादर देन कि आप उनको चीनी मिली हुई खीर बना के दे रहे हैं, हर चीज में चीनी या दूसरी चीजें डाल रहे हैं। चीनी नुकसान कैसे पहुंचा रही है बच्चों को? ज्यादा चीजें नुकसान इसलिए पहुंचा रही है बच्चों में, जो है हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम आपने देखने को मिलेगा, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है ज्यादा चीनी होने की वजह से। और अगर ज्यादा नमक हो जाए? ज्यादा नमक हो तो दूसरे मसाइल होंगे, किडनी आपकी इफेक्ट होंगी और दिल के अमराज बढ़ेंगे। तो ये बचपन से ही है, हमने अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करना है, उनके टेस्ट बर्ड्स जो हैं किस तरीके से ट्रेन करने हैं, बच्चे उसी तरीके से चलेंगे। अगर बचपन में आपने कोई चीज़ नहीं खाई भी, तो आई एम नॉट श्योर कि हम थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं उस चीज़ को ट्राई करने में, क्योंकि हमें वो टेस्ट का पता नहीं होता या हम उससे हिचकिचा रहे होते हैं। तो इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए बचपन से ही बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के अच्छे चीज़ें खिलाएं। कि आपने बेस बच्चे की बनानी है, आप उसे हर चीज़ खिलाएं ताकि उसको जैसे जैसे वो बढ़ता जाए उसका टेस्ट उसकी मेमोरी में रह जाएगा, वो उसके लिए नई चीज नहीं होगी या उसका माइंड उसको रिजेक्ट नहीं करेगा उस फूड को। अच्छा, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए? जो जर्नलाइज्ड है उसमें यही है कि आपने जो है जंक फूड, फ्राइड फूड जो है उसको अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड को अपनी डाइट में कम से कम रखें, बैलेंस डाइट लें, बैलेंस डाइट में आपके पोर्शन में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, वेजिटेबल भी हो, फ्रूट भी हो और डेयरी भी शामिल हो। और जो है टाइमिंग बहुत जरूरी है, अगर आप टाइम को फॉलो नहीं कर रहे तो आपका हार्मोन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। टाइम क्या, किस तरह का टाइम? जैसे रात के खाने की बात करें कि उर्दू में रात के खाने को इशाइया कहते हैं, तो इशाइया का मतलब कि इशा के टाइम आप खाना खा लें। तो गर्मियों सर्दियों में इशा का टाइम डिफरेंट होता है, तो आपने उसी के टाइम अपनी जो हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं वो सूरज के टाइम के अकॉर्डिंग ही चल रही होती है, हर चीज का बॉडी में सर्केडियम रिदम होता है, तो हमने अपना रिदम बेसिकली खराब कर लिया है। लेकिन जब लेट नाइट जो क्रेविंग होती है वो इसी वजह से, मीठा खाने की या कुछ भी खाने की, इसी वजह से होती है। हमारा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन हाई होता है, वो कहता है कि बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, या हमने अपनी डाइट में थोड़े से इनकंसिस्टेंट पोर्शन रखे होते हैं कि प्रोटीन कम ले रहे होते हैं,
तो उसकी वजह से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फर्ज करें चावल ज़्यादा खा रहे हैं, वो जल्दी हजम हो जाते हैं। इस वजह से शुगर लेवल लो होता है, तो हमारी बॉडी जो है क्रेव करती है फॉर शुगर्स। अच्छा, चावल मोटा करते हैं या खाने चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कुछ जो डाइटिशियन है वो चावल सजेस्ट करते हैं, कुछ ट्रेनर जो है वो कहते हैं चावल नहीं खाने, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, जो हमारा चावल जो खाने का रिवाज है वो हमारे प्लेट भर भर के खाने का रिवाज है, जबकि चावल खाने चाहिए। चावल आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितना आपके टेबल पर इस वक्त कप है, ये ऑडियंस को दिखाएं, तो इस कप में जितने भी आपके राइस आते हैं तो आपने बस इतने खाने और इस साथ में इतना ही सलाद लेना है, तो आप चावल खा Boiled सकते rice हैं, खाना बॉइल्ड राइस खा सकते हैं। लेकिन वो नहीं होता कि चावल खाने से बॉडी फूलना शुरू हो जाती है? अगर आप इतना पोर्शन ले रहे हैं नहीं फूलेगी, इतना आप ले Daily खा सकते हैं, सकते हैं। डेली खा सकते हैं। साथ में इतना ही सैलेड और इतना ही दाल या सब्जी की भुजिया, एक प्लेट के 3 पोर्शन कर लें। एक पोर्शन में चावल लें, एक पोर्शन में दाल सब्जी, एक पोर्शन में सैलेड। इसी तरह आप जब कभी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएं तो वो इतना ही पोर्शन चावल का सर्व करते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड जो सर्विंग है चावल की वो इतनी ही है। लेकिन हम जो बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, तो आपको फिर आइडिया होगा ही। बहुत शुक्रिया। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डाइटिशियन थे। बहुत अच्छा सा उन्होंने हमें डाइट प्लान भी दिया और हमें सजेस्ट भी किया कि हम किस तरह से खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।